India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि बिहार की मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपनी आवेदन जमा करने की अनुमति दें, जिससे शारीरिक जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईसीआई द्वारा निर्दिष्ट 11 दस्तावेजों में से कोई भी या आधार कार्ड आवेदनों के साथ जमा किया जा सकता है। व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं बिना शारीरिक रूप से फॉर्म जमा किए। आवेदक ईसीआई द्वारा निर्दिष्ट 11 दस्तावेजों में से कोई भी या आधार कार्ड जमा कर सकते हैं। कोर्ट ने बिहार में 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपने बूथ स्तर एजेंटों को व्यक्तियों को फॉर्म जमा करने में सहायता करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बूथ स्तर अधिकारियों को बूथ स्तर एजेंटों द्वारा जमा किए गए शारीरिक फॉर्म की पावती देने का आदेश दिया है। बता दें आपको कि कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि 1.6 लाख बूथ स्तर एजेंट होने के बावजूद केवल 2 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। एसआईआर मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने की अहम टिप्पणी। उन्होंने कहा कि हम सभी 12 राजनीतिक पार्टियों से जवाब मांगने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त से अब तक राजनीतिक दलों ने एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में सुधार के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल चुप क्यों हैं। अगर राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार होते और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते तो आज हालात बहुत बेहतर होते। कोर्ट ने कहा है कि राज्य निर्वाचन अधिकारी हमारे द्वारा सभी राजनीतिक दलों को इस मामले की जानकारी देंगे और साथ ही साथ इस मामले पर जवाब दिए जाने के निर्देश पर जानकारी देंगे। साथ ही साथ सभी राजनीतिक दल कोर्ट में पेश होकर अपनी बात रखें और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। सभी पार्टियों के बीएलए उन 65 लाख लोगों की लिस्ट की जांच करें जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 8 सितंबर को करेगा। कुछ दलों ने दावा किया है कि बूथ स्तर एजेंटों को आपत्तियां जमा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि अन्य ने आरोप लगाया कि बूथ स्तर अधिकारी पावती रसीदें नहीं दे रहे थे। चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट और मतदान केंद्रों पर बाहर किए गए मतदाताओं की सूची प्रकाशित की है, जिसमें बाहर किए जाने के कारण भी दिए गए हैं। साथ ही नए मतदाताओं द्वारा सूची में शामिल होने के लिए 2 लाख से ज्यादा फॉर्म जमा किए गए हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के संबंध में अपना आदेश संशोधित किया है। कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और कीड़े निकालने के बाद आश्रय से छोड़ा जा सकता है, लेकिन सड़कों पर उन्हें खाना नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आक्रामक व्यवहार वाले या रेबीज से संक्रमित कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना गैर कानूनी है और कुत्तों ने निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों को केवल उन्हीं जगहों पर खाना खिलाया जाए जो प्रत्येक नगरपालिका वार्ड में अधिकारियों द्वारा बनाए जाने वाले समर्पित भोजन स्थलों पर ही हो। अगर कोई इस निर्देश का उल्लंघन
करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को नियमित रूप से खाना खिलाने के लिए होने वाली अप्रिय घटनाओं की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर यह निर्देश दिया है और कोर्ट ने कहा है कि इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि सड़कों पर चलने वाले आम नागरिकों को परेशानी न हो। फैसले में कहा गया है कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और कीड़े निकालने के बाद आश्रय से छोड़ा जा सकता है। आक्रामक व्यवहार वाले या साथ ही रेबीज से संक्रमित कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना देने की अनुमति नहीं है। इसके लिए विशेष स्थान बनाए जाएंगे। नगर पालिका अधिकारियों को आवारा कुत्तों के लिए विशेष भोजन क्षेत्र बनाने होंगे। अदालत ने कहा है कि वह इस मामले में एक राष्ट्रीय नीति बनाएगी। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाया है। अदालत ने कहा है कि आवारा कुत्तों के संबंध में सभी समान मामलों को अपने पास स्थानांतरित करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुत्ता प्रेमियों और गैर सरकारी संगठनों के मामले में सुनवाई से पहले 1 सप्ताह के भीतर क्रमशः 25,000 रुपये और 2 लाख रुपए जमा करने को कहा था। साथ ही न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने कहा कि इस धनराशि का उपयोग संबंधित नगर निकायों के तत्वाधान में आवारा कुत्तों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और अन्य सुविधाओं में किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि इच्छुक पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए संबंधित नगर निकायों में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसके बाद पहचाने गए कुत्ते को टैग किया जाएगा और आवेदक को गोद दे दिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस को पत्रकार करण थापर और साथ ही सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पत्रकारों को जांच में सहयोग करना होगा। कोर्ट ने असम पुलिस को निर्देश दिया है कि वे दोनों पत्रकारों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करें। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पत्रकारों को जांच में सहयोग करना होगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित कर दी है। दरअसल असम पुलिस ने दोनों पत्रकारों को समन जारी किया था। पत्रकारों ने समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पत्रकारों को राहत देते हुए असम पुलिस को कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया। पत्रकारों ने अपनी याचिका में कहा था कि असम पुलिस उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। पत्रकारों ने कहा था कि उन्हें डर है कि असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट ने पत्रकारों को राहत देते हुए असम पुलिस को कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया है। अदालत ने वरदराजन और साथ ही साथ थापर द्वारा दायर की गई याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए समन को चुनौती दी थी। ये समन एक एफआईआर के संबंध में जारी किया गया था, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत दर्ज की गई थी। बीएनएस की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे पहुंचाती है और ऐसे खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों से संबंधित भी है। बता दें आपको कि ये ध्यान देने योग्य है कि असम पुलिस ने ये समन सुप्रीम कोर्ट द्वारा द वायर को एक अन्य धारा 152 एफआईआर में राहत देने के लिए कुछ दिनों बाद जारी किए थे, जो असम पुलिस द्वारा दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की संभल मस्जिद के खिलाफ हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमे पर सोमवार 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। जस्टिस पमिति घमतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर के खंडपीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 19 मई 2025 के आदेश के खिलाफ संभल मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि संभल स्थित
शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमा, उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के तहत प्रतिबंधित नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट हुफेजा अहमदी ने दलील दी कि चुनौती हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष को लेकर है कि मुकदमा उपासना स्थल अधिनियम के तहत प्रतिबंधित नहीं है। इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने पूछा कि क्या इस मामले को उपासना स्थल अधिनियम से संबंधित याचिकाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिवादियों की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित मुद्दा ही नहीं उठाया गया। साथ ही साथ उन्होंने तर्क दिया है कि चूंकि संभल मस्जिद जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित स्मारक हैं, इसीलिए ये अधिनियम के दायरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि वादी केवल स्मारक तक पहुंच की मांग कर रहे हैं। जैन ने आगे दलील दी कि न्यायालय की एक अन्य पीठ ने एक आदेश पारित किया कि ASI द्वारा संरक्षित एक स्मारक पूजा स्थल अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। इसके बाद पीठ ने जैन से सोमवार को उक्त आदेश प्रस्तुत करने को कहा है। जस्टिस नरसिम्हा ने मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित करते हुए कहा है कि हम उस आदेश को देखेंगे और हम असंगत आदेश पारित नहीं करना चाहते हैं। इसके साथ ही उस वक्त जो है वो यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया गया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के 19 नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें मस्जिद परिसर की स्थानीय जांच के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। पिछले साल नवंबर में कमिश्नर के मस्जिद दौरे के कारण इलाके में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी, जब तक कि हाईकोर्ट मस्जिद समिति की चुनौतियों पर फैसला नहीं सुना देता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा वक्फ, जिसमें वक्फ बाय यूजर्स भी शामिल है, के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए शुरू किए गए उम्मीद पोर्टल के निलंबन की मांग वाली याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस BR गवई ने मौखिक रूप से कहा है कि कोर्ट इस मुद्दे पर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के संचालन को स्थगित करने की याचिका पर अपने लंबित फैसले में विचार करेगा। उन्होंने वकील शाहरुख आलम से कहा है कि आप पंजीकरण कराएं, कोई भी आपको पंजीकरण से मना नहीं कर रहा है, हम उस हिस्से पर विचार करेंगे। आलम ने तर्क दिया कि वक्फ बाय यूजर के लिए पंजीकरण की शर्त इस चरण में पूरी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने उम्मीद वक्फ पोर्टल शुरू किया और जिसमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है का अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है। शर्तें ऐसी हैं कि वक्फ बाय यूजर इस चरण में इन्हें पूरा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में कोर्ट से निर्देश प्राप्त करने के लिए एक अंतरिम याचिका आई है और दायर की गई थी, और लेकिन रजिस्ट्री ने इसे सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है क्योंकि फैसला पहले ही सुरक्षित रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हमने पहले ही मामला सुरक्षित रख लिया है। वकील ने जोर देकर कहा है कि समस्या ये है कि समय बीत रहा है और उन्होंने 6 महीने की अवधि दी है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि उपयोगकर्ता अपने वक्फ को पोर्टल पर पंजीकृत कर सकते हैं और स्पष्ट किया है कि कोर्ट अपने फैसले में इस मुद्दे पर विचार करेगा। उल्लेखनीय है कि 22 मई को चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के संचालन को स्थगित करने की याचिका पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा था। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ कई याचिकाएं और हस्तक्षेप दायर किए गए। इसमें वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाना, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, परिषद और वो बोर्ड में महिलाओं की सदस्यता को 2 तक सीमित करना, वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त और वक्फ अलाल औलाद को कमजोर करना। वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट करना है। साथ ही आपको बता दें कि ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील सरकारी संपत्तियों के अतिक्रमण से संबंधित विवादों को
सरकार को सौंपना, वक्फ अधिनियम पर सीमा अधिनियम का लागू होना और साथ ही एएसआई संरक्षित स्मारकों पर वक्फ को अमान्य करना और अनुसूचित क्षेत्रों में वक्फ बनाने पर प्रतिबंध जैसे प्रावधानों को चुनौती दी गई है। वहीं बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक मामले में एफआईआर को रद्द कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता पर बलात्कार और धमकी के आरोप लगाए गए थे। अदालत ने देखा कि दोनों के बीच सहमति से संबंध थे और 2 बच्चे पैदा हुए। साथ ही एफआईआर 18 साल बाद दर्ज की गई थी और इसमें ठोस सबूतों की भी कमी थी। अदालत ने माना है कि एफआईआर दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर की गई है और व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। मामला पर ज्यादा जानकारी देंगी मुंबई से इंडिया लीगल रिसर्चर श्रुति भट्ट। श्रुति, क्या जानकारी है आपके पास? जी नमस्कार जी। ये केस है प्रेमसुख किशनदास कटारिया वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड XYZ। तो ये केस में ऐसा हुआ है कि आर्टिकल 226 के तहत और सेक्शन 482 CRPC के तहत जो पेटिशनर है उसने याचिका दायर की, ये कहा था कि रिट पिटिशन को खारिज किया जाए। रिट पिटिशन फाइल किया था और एफआईआर को क्वॉश करने के लिए बोला था। आईपीसी के सेक्शन 376, 417, 506 और SC/ST के सेक्शन एक्ट के सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 12 के तहत आरोप लगाया था रेस्पोंडेंट 2 ने कि पेटिशनर ने उन पे जबरदस्ती की और रेप किया और वो भी 2 बार, और उस रेप की वजह से 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। पेटिशनर ने आर्ग्यू किया कि ये फॉल्स एफआईआर और केस किया है क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है। तो डिफेम करने के लिए उन्होंने ये 18 साल बाद ये केस फाइल किया और साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस फाइल किया। जी। तो रेस्पोंडेंट 2 ने गैजेट में अपना नाम बदल दिया और पेटिशनर का नाम और उनका सरनेम लिख दिया साथ में, जो ये उसके वजह से वो साबित कर सके कि रेप हुआ है और डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। हालांकि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एफआईआर में सिर्फ एलिगेशंस बड़े हैं, कुछ सॉलिड प्रूफ नहीं है पेटिशनर के खिलाफ और 18 साल बाद एफआईआर करने का कोई मतलब नहीं और कोई ठोस सबूत है नहीं उनके पास। हाँ। तो आखिर में कोर्ट ये पूरा मामला ही खारिज कर दिया। जी, शुक्रिया आपका श्रुति तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.